हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जोन ऑफ लाइफ साइंस में। तो अपने जो सीरीज स्टार्ट कर रखी है आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेशन है अपन वो डेली कंडक्ट कर रहे हैं। यूनिट वाइज चल रहे हैं अपन। टूल एंड टेक्निक के आपके कंप्लीट वीडियो सेशन अपलोड हो गए हैं, जिसमें आपकी जितने भी टूल एंड टेक्निक्स हैं उसके आपके पूरी थ्योरी सेशन प्लस उसी के साथ में पूरी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवा दी है। जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से देख सकते हो। सो आज के लेक्चर के अंदर अपन आपकी पूरी इथोलॉजी को सिर्फ इस एक वीडियो में विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस एंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं थ्योरी वाले उन सबको अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो पहले अपन इथोलॉजी की जो मेन थ्योरी है जहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है उसको अपन देखेंगे। और ये जो इथोलॉजी का सेशन है आपके एग्जाम के लिए डायरेक्ट बेनिफिशियल है, क्योंकि अपन यहाँ पे आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अपन इसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। अगर अपन सिलेबस में देखें तो सिलेबस में जैसे ये दे रखा है आपकी इथोलॉजी में, फीडिंग है, लर्निंग है, सोशल बिहेवियर इन हनी बी, टर्माइट, मंकी एंड लॉयन, पेरेंटल केयर इन एनिमल्स। ठीक है, जिसमें आपके एम्फीबिया है, फिश है और प्राइमेट्स है। इन सबको अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो एक बार इनसे पहले अपन क्वेश्चन करेंगे, उससे पहले अपन थोड़ी बार थ्योरी देख लेते हैं कि कौन से जो पॉइंट्स हैं जो थ्योरी वाले वो इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, पहले अपन इथोलॉजी की बेसिक देख लेते हैं। एक बार देखो, इथोलॉजी की बात करें तो जो इथोलॉजी के कुछ पॉइंट्स हैं, इनके जो कुछ कॉन्सेप्ट हैं, किस इथोलॉजिस्ट ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। सो पहले तो वो भी पता होना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। सो इथोलॉजी की बेसिक बात करें तो इथोलॉजी का संस्थापक है आपका निकोटिन बर्जर। ठीक है, जो अपन पढ़ते आ रहे हैं। एक सेकेंड। बिहेवियर की बात करें तो बिहेवियर एक फिनोमिनन अपन ऐसे कह सकते हैं कि एक्सटर्नली रिकॉग्नाइजेबल चेंजेस दैट ब्रिंग अबाउट कम्युनिकेशन। तो एक सिंपल डेफिनेशन हो गई। बिहेवियर आप ऑब्जर्व कर सकते हो, उसको क्वांटिफाई कर सकते हो, और एंड रिस्पॉन्स है किसी स्पेसिफिक स्टिमुलस के टुवार्ड्स। जैसे कोई साइन स्टिमुलस होता है वो ट्रिगर करता है आपके एफएपी को, उसको अपन डिस्कस करेंगे। ये तो बेसिक है। यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके एग्जाम की, इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है। फ्लश टॉयलेट मॉडल दिया था आपके लोरेंज ने, ध्यान रखना है। एएससी मॉडल दिया था लोरेंज ने। एफएपी मॉडल दिया था आपके लोरेंज ने। मोटिवेशन की बात करें तो ये कॉन्सेप्ट दिया था आपके ऑस्कर हेनरोथ ने। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लासिकल कंडीशनिंग की बात करें तो इसके अंदर आपके पावलोव है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है। इम्प्रिंटिंग की बात करें तो लोरेंज। आईआरएम की बात करें तो निकोटिन बर्जर। और आईआरएम का जो एएएम नाम दिया था, ठीक है, आईआरएम ध्यान रखना निकोटिन बर्जर है, लेकिन आईआरएम का जो एएएम नाम दिया था वो दिया था आपके लोरेंज ने। इनसाइट लर्निंग की बात करें तो कोलर। और रिवार्ड कॉन्सेप्ट की बात करें तो स्किनर। और बायोलॉजिकल क्लॉक की बात करें तो इरविन बर्निंग। ठीक है, इरविन बर्निंग है। यहाँ से ये जो पॉइंट है डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं आपके आरपीएससी में। पहले के क्वेश्चन देख सकते हो, वहाँ पे पॉइंट हैं ऐसे वाले जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बने हैं। सो ये कह सकते हैं कि एक तरह के ये एमसीक्यू के लिए आपके बेनिफिशियल है कॉन्सेप्ट। कुछ एक बुक्स हैं जैसे लोरेंज की है, बर्जन की है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। लोरेंज की बुक है आपके किंग सोलोमन रिंग, मैन मीट्स डॉग ऑन अग्रेशन। तो ये भी ध्यान रखनी है। वैसे आपके सिलेबस में ये चीज़ें नहीं हैं, बट कह नहीं सकते क्योंकि कॉन्सेप्ट जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ में, इसलिए आ सकता है। निकोटिन बर्जर की एनिमल बिहेवियर, द स्टडी ऑफ इंस्टिंक्ट्स, द एनिमल इन इट्स वर्ल्ड, सोशल बिहेवियर इन एनिमल्स। 4 बुक हो गए आपके निकोटिन बर्जर की। बाकी एनिमल इंटेलिजेंस जॉन रोमेनिस की। सोशियो बायोलॉजी द न्यू सिंथेसिस, ये है आपकी ईओ विल्सन की। ब्रैम्स एनिमल लाइफ, ये दी थी आपके एडमुंड ब्रैम ने। इमोशनल एक्सप्रेशन इन एनिमल्स, वो दी थी आपके डार्विन ने। और एनिमल इंटेलिजेंस दी थी आपके जॉन रोमेनिस ने। तो ये चीज़ें थोड़ी ध्यान रखनी है। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो आप साथ साथ। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, जब भी पूछे कि हनी बी के अंदर जो कम्युनिकेशन के लिए जो डांस वाला होता है उनके अंदर कॉन्सेप्ट, इसकी डिस्कवरी किसने की थी, तो वो कॉन्सेप्ट जाता है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फिश, डांस इन बीज, हेयरिंग एंड कलर विजन इन फिश। निकोटिन बर्जर, कार्ल वॉन फिश और कोनार्ड लोरेंज वर अवार्डेड नोबेल प्राइज इन 1973। ये चीज़ें थोड़ी यहाँ से ध्यान रखनी है। यहाँ तक ठीक थी। अब आगे चलते हैं कि आपके एग्जाम के लिए कौन सी चीज़ें और इम्पोर्टेंट है। एक बार थ्योरी देख लेंगे तो थोड़ा आइडिया रहेगा एग्जाम के लिए। माइग्रेशन आपके सिलेबस में है नहीं, नेविगेशन भी नहीं है, ठीक है, ओरिएंटेशन भी शायद नहीं है। हाँ, अब आपके जैसे सोशल बिहेवियर वगैरह दे रखा है आपके, जैसे सिलेबस में देखें तो इन्होंने ये सोशल बिहेवियर दिया। अब सोशल बिहेवियर में हो सकता है कि अग्रेशन हो या टेरिटरी हो, ठीक है, यहाँ से थोड़ी क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी रहती है।
सो इसलिए इनको भी अपन यहाँ पे देखेंगे। अब इसको देखते हैं अपन टेरिटोरियल बिहेवियर को। इंपॉर्टेंट लाइन है, इनका थोड़ा ध्यान रखना। देखो टेरिटरी क्या है, एक सेलेक्टिवली डिफेंडेड एरिया है किसी एनिमल के लिए, ठीक है, जैसे लोइन हो गया। टेरिटोरियल स्पेस एज ए स्लीपिंग एरिया, फीडिंग प्लेस है, डंकिंग हीप्स है, तो सबके लिए मतलब खाने का, रहने का, पीने का, सोने का वो जगह उसके लिए। एनिमल डिवाइड द जियोग्राफिकल एरिया इनटू 4 ब्रॉड रीजन्स, ठीक है। एक तो होता है टोटल रेंज, एक होता है आपका होम रेंज, एक होता है आपका टेरिटरी और एक होता है कोर एरिया, ठीक है। एक सेकेंड, जो भी कोई जियोग्राफिकल एरिया है उसको 4 भागों में कंसिडर रखते हैं। टोटल रेंज इंक्लूड द इंटायर एरिया कवर्ड बाय इंडिविजुअल और ग्रुप थ्रू आउट लाइफ टाइम, ठीक है। पूरी लाइफ टाइम के दौरान जो पूरा एरिया कवर करके रखते हैं उसको बोलते हैं टोटल रेंज। फिर आता होम रेंज, ए लार्ज एरिया इन विच एनिमल्स मूव थ्रू आउट देयर एडल्ट लाइफ, सीजनल मूवमेंट्स आर डिटरमाइंड बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। एक तो टोटल एरिया, लेकिन एक वो एरिया जहाँ पे एनिमल मूव करता है, ठीक है, सो उसको बोलेंगे अपन होम रेंज। फिर आता टेरिटरी, ए एरिया विद इन होम रेंज एंड स्मॉलर देन होम रेंज। होम रेंज के अंदर ही, जैसे टोटल रेंज के अंदर आ गया आपका होम रेंज के अंदर आ गया आपका टेरिटरी, ठीक है। सो ध्यान रखना है कि जो आपका टेरिटरी है वो होम रेंज से छोटा होता है, बन सकता है डायरेक्ट यहाँ से स्टेटमेंट। कोर एरिया, ए मच स्मॉलर एरिया विद इन टेरिटरी मोस्ट यूटिलाइज बाई एनिमल्स, ठीक है। टेरिटरी के अंदर जो सबसे छोटा एरिया है, सॉरी टोटल रेंज के बाद जो छोटा एरिया आता है कोर एरिया, ये कह सकते हैं कि टेरिटरी के अंदर जो कोर एरिया है, ठीक है, जो एनिमल के द्वारा सबसे यूटिलाइज किया जाता है। तो 4 एरिया ध्यान रखने हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है कि टेरिटरी को जो विल्सन था उसने 5 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया था, 6 कैटेगरी के अंदर, ठीक है। टाइप ए टेरिटरी, बी टेरिटरी, सी टेरिटरी, डी, ई, एफ। किसने? विल्सन। ध्यान रखना है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनते हैं कि विल्सन के अकॉर्डिंग टाइप सी टेरिटरी किसके लिए है, बी टेरिटरी किसके लिए, ये क्वेश्चन बन सकते हैं। सो टाइप ए टेरिटरी का ध्यान रखो, ये मेटिंग के लिए, नेस्टिंग के लिए, रेस्टिंग के लिए, फीडिंग के लिए। दैट मीन्स अगर आपसे पूछे कि ऑल पर्पज के लिए टेरिटरी कौन सी है, वो आपकी टाइप ए टेरिटरी। अगर पूछे मेटिंग और नेस्टिंग के लिए तो वो आपकी बी, मेटिंग एंड नेस्टिंग। अगर पूछे सिर्फ नेस्टिंग के लिए तो टाइप सी टेरिटरी। अगर पूछे कि रेस्टिंग और रूटिंग के लिए तो टाइप डी टेरिटरी। अगर पूछे कि सिर्फ फीडिंग के लिए तो वो आपकी ई टेरिटरी, ठीक है। विंटर वगैरह के लिए, ठीक है, तो वो होती है आपकी एफ। ध्यान रखना। सो ये ध्यान रखना है, टेरिटरी ए है वो सबके लिए, बी है वो मेटिंग एंड नेस्टिंग के लिए, सी है सिर्फ नेस्टिंग के लिए, डी है रेस्टिंग और रूटिंग के लिए, ई है फीडिंग के लिए और एफ है वो विंटर के लिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसका ध्यान रखना, ठीक है। लार्जेस्ट टेरिटरी हर्बीवोर के अंदर होती है जेब्रा और वाइल्ड एस की, और प्रेडेटर के अंदर जो लार्जेस्ट टेरिटरी है वो होती है टाइगर एंड लॉयंस की। तो ये ध्यान रखना, दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। हर्बीवोर के अंदर लार्जेस्ट जेब्रा और वाइल्ड एस की, प्रेडेटर के अंदर टाइगर और लॉयंस की। एक ध्यान रखना, अगर पूछे कि इकोनॉमिक एंड डिफेंडेबिलिटी का रूल किसने दिया था, डिपेंडेबिलिटी का, वो दिया था ब्राउन ने, ठीक है। द बेनिफिट्स ऑफ टेरिटरी आर बैलेंस अगेंस्ट द कॉस्ट ऑफ डिफेंडिंग द टेरिटरी। मतलब आपको टेरिटरी का जो फ़ायदा मिल रहा है वो बैलेंस हो जाएगा जब आप उस टेरिटरी को डिफाइंड करने के लिए जो कॉस्ट होगी उसके बराबर। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, सिंपल ध्यान रखना, इकोनॉमिक एंड डिपेंडेबिलिटी गिवन बाय ब्राउन, ठीक है। इसके बाद में जो एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ और है, क्योंकि ये जो आपके सामने स्लाइड चल रही है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है, ठीक है। फीडिंग के लिए ये 3 कॉन्सेप्ट हैं, मार्जिनल वैल्यू थ्योरम, क्लेबर रूल और होलिंग डक इक्वेशन। पहले देखो मार्जिनल वैल्यू थ्योरम, अवेलेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड डिसाइड द स्ट्रेटजी, ठीक है। स्ट्रेटजी डिसाइड होगी कि फूड कितना है और उसका पैटर्न क्या है, वहाँ से होगी आपकी उसकी स्ट्रेटजी। तो ये आता है मार्जिनल वैल्यू थ्योरम में। क्लेबर लॉ आता है रिलेशनशिप बिटवीन द साइज ऑफ एनिमल एंड अमाउंट ऑफ फूड, ठीक है। अमाउंट ऑफ फूड और साइज ऑफ एनिमल के दोनों के बीच का रिलेशन है वो कंसिडर होगा आपके क्लेबर लॉ के अंदर। थर्ड आता है आपका होलिंग्स डक इक्वेशन, एज द नंबर ऑफ प्रे इंक्रीज द अमाउंट ऑफ टाइम प्रेडेटर स्पीसीज स्पेंड हैंडलिंग प्रे आल्सो इंक्रीज एंड प्रेडेटर एफिशिएंसी डिक्रीज। कहने का मतलब ये है अगर प्रे बढ़ते जाएंगे तो कॉमन सी बात है, अगर प्रे बढ़ेंगे तो प्रेडेटर को उनको हैंडल करने में टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। उसकी वजह से उसकी जो एफिशिएंसी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि एक तो प्रेडेटर को अगर 2 प्रे खाने हैं, एक हो सकता है प्रेडेटर के पास 100 प्रे हैं, तो वो 100 प्रे को हैंडल करने में कितना टाइम वेस्ट करेगा, इसलिए उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी।
फिर आता है आपका सोशल ऑर्गेनाइजेशन से, जो सोशल बिहेवियर है। इसके अंदर ध्यान रखना आप, विल्सन और ब्राउन के अकॉर्डिंग एक सोशल ग्रुप के कौन से कैरेक्टर होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, involve the number of animals from same species that actively remain together, behavior depend on the life cycle in that group remaining together, energy spent on social behavior, reciprocal communication, division of labor, overlap of generation और altruistic, ये कॉमन है चीज़ें। ये रहा क्वेश्चन बनने का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। आइजनबर्ग के अनुसार एक जो सोसाइटी है ऑर्गेनाइज, उसके 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कौन सी होती है। एग्जाम में होता क्या कि आपको क्वेश्चन दिया कि इसमें बताओ कि आइजनबर्ग के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा कैरेक्टर है वो एक ऑर्गेनाइज सोसाइटी का नहीं है। तो कम्युनिकेशन है, कोहेंसन है, डिवीजन ऑफ लेबर है और परमियंस एंड परमेबिलिटी है। ध्यान रखना, एग्जाम में क्या होता है कि परमियंस के पहले इम लगा देते हैं और इम्परमेबिलिटी में से आई एम हटा देते हैं, तो इसको उल्टा कर देते हैं। कम्युनिकेशन, कोहेंसन, डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है, और परमियंस एंड इम्परमेबिलिटी। तो ये 4 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और इसमें एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, बाकी तो अपन जैसे क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ सारी चीज़ें आ जाएंगी। हाँ, पेरेंटल केयर आता है, ये कॉन्सेप्ट आपके। अब पेरेंटल केयर देखो, कॉमन सी बात है, जो यंग केयर है उनकी केयर करने के लिए, उनकी ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए। सो पेरेंटल केयर 2 तरीके से हो सकती है। एक तो हो सकता है कि बच्चे के पैदा होने से पहले की केयर और उसके बाद की केयर। तो पहले की केयर जैसे इन्वेस्टमेंट इन गेमेटिक प्रोडक्शन, प्रिपरेशन ऑफ हाउस, केयर ऑफ फर्टिलाइज एग, ठीक है। सो ये चीज़ें हो गई। ये लाइन ध्यान रखना, ए पिग वॉक्स ऑलमोस्ट 5 to 10 किलोमीटर टू लोकेट ए सेफ प्लेस फॉर नेस्ट एंड इन्वेस्ट 10 hours टू कंस्ट्रक्ट इट। मतलब जो सुअर होता है वो 5 से 10 किलोमीटर घूमता है एक सेफ प्लेस ढूंढने के लिए, सो देट वहाँ पे उसके पेरेंटल केयर के लिए वो बेस्ट लोकेशन हो। ये बात किसने बोली थी? जेनसन ने। आफ्टर केयर कैसी होगी, सॉरी आफ्टर बर्थ केयर कैसी है? या तो बच्चों का ध्यान रखना, प्रोटेक्टिंग यंग, खाना खिलाना है, माउथ ब्रीडिंग है, ठीक है, लैक्टेशन है, न्यूट्रिशनल इंडिपेंडेंस है, ठीक है। उसके बाद में ये लाइन ध्यान रखना, पेरेंटल केयर इज अनकॉमन इन रेप्टाइल्स। ये लाइन आपको ध्यान रखनी है। बर्ड्स के अंदर आपको बाई पेरेंटल केयर देखने को मिलेगी, दैट मीन्स मदर फादर मेल फीमेल बोथ आर इन्वॉल्व इन बाई पेरेंटल केयर। कॉस्ट क्या है पेरेंटल केयर की? ठीक है, कॉस्ट की बात करें तो हाई न्यूनेट मदर वेट रेशियो कुड बी 8 to 18% ऑफ देयर मदर बॉडी वेट। लेक्टेशन कॉस्ट ऑलमोस्ट 35% ऑफ टाइम स्पेंट इन यंग। ठीक है, टाइम तो जाता है इसमें, बच्चों को कैरी करना है तो उसमें एनर्जी वेस्ट होगी। फीमेल डिफेंड एग एंड नेस्ट एंड कैरी लार्ज साइज एग। मेल आल्सो प्रोवाइड नरिशमेंट टू फीमेल एंड फ्यूचर एग्स। क्वेश्चन बनने वाली चीज़ है यहाँ से, ये ध्यान रखना आपको कि फैक्टर्स कौन से होते हैं जो पेरेंटल केयर को अफेक्ट करते हैं। तो एक तो है कि साइज ऑफ लिटर ब्रूड, कि कितने बच्चे वगैरह हैं। इसमें आता है एक लेक का रूल, लेक्स लॉ। इसने बोला है कि इफ़ हाई फैकेंडिटी, अगर फैकेंडिटी ज़्यादा है, ठीक है, देन लेस पेरेंटल केयर, और लेस फैकेंडिटी है तो हाई पेरेंटल केयर। ये दोनों चीज़ ध्यान रखनी है। इसके बाद में जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है आपके फर्स्ट ग्रेड के लिए, एक यंग बर्ड्स को गिल के द्वारा क्लासिफाई किया गया 6 कैटेगरी के अंदर, और यहाँ से इन टर्मिनोलॉजी से सीधा क्वेश्चन आता है कि सुपर प्रिकोशियल क्या है, प्रिकोशियल क्या है, सब प्रिकोशियल क्या है। तो देखो, सुपर प्रिकोशियल मतलब क्या होता है? कंप्लीटली इंडिपेंडेंट एंड हैचिंग, मतलब हैचिंग के टाइम पे टोटली इंडिपेंडेंट होना, वहाँ पे पेरेंटल केयर नहीं है, उसको बोलेंगे सुपर प्रिकोशियल। अगर बात करें प्रिकोशियल, यहाँ पे क्या होगा? यंग लीव द नेस्ट आफ्टर हैचिंग एंड फॉलो पेरेंट्स। हैचिंग के बाद में बच्चे हैं घोंसला छोड़ देंगे और अपने पेरेंट्स है उसको फॉलो करेंगे। फिर आता आपका सब प्रिकोशियल, यंग लीव द नेस्ट एट हैचिंग एंड फॉलो पेरेंट्स, ठीक है, एंड फीड बाई पेरेंट्स। उसके बाद में आता आपका सेमी प्रिकोशियल, मोबाइल एट हैचिंग बट रिमेन एंड फीड बाई पेरेंट्स, मतलब हैचिंग के टाइम पे वो चलने फिरने की है कंडीशन में, बट उनको जो फीड है वो पेरेंट्स के द्वारा होगा। फिर आता आपका सेमी अल्ट्रासियल, नॉट मोबाइल एट हैचिंग, मतलब हैचिंग के टाइम पे घूम फिर सी नहीं सकते। फीड एंड ब्रूड बाई पेरेंट्स। आइज आर ओपन एट हैचिंग, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, हैचिंग के टाइम पे आँख ओपन है या उसके कुछ एक दिन के अंदर आँख खुल जाती है, उसको बोलते हैं सेमी अल्ट्रासियल। फिर आता है आपका अल्ट्रासियल, मतलब यंग आर नेक्ड, बॉडी पे कुछ भी नहीं है, हेयर फिदर वगैरह, ब्लाइंड है और हेल्पलेस एंड हैचिंग। क्वेश्चन क्या बनता है कि ऐसा वर्ड बताओ जिसके अंदर बर्ड्स हैं
हैचिंग के टाइम पे वो ब्लाइंड है, हेल्पलेस है और बॉडी पूरी नेक्ड है, उसको बोलेंगे अपन एल्ट्रासियल। ये ध्यान रखना है। कम्युनिकेशन आपके सिलेबस में नहीं है, सो इसलिए अपने को नहीं देखना। ओरिएंटेशन आपके है नहीं। अब अपन चलते हैं क्वेश्चंस पे। ठीक है, अब क्वेश्चंस करेंगे तो अपने आप पूरी जो थ्योरी है वो साथ साथ कवर हो जाएगी और यहाँ से आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनते हैं, और क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें इंक्लूड कर रखी है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। वेगल डांस इन हनी बी इंडिकेट्स। अब क्वेश्चंस को अच्छे से देखना, 50 के समथिंग क्वेश्चन है, पूरी इथोलॉजी रिवाइज हो जाएगी। वेगल डांस इन हनी बी, तो जैसे वेगल डांस होता है एक राउंड डांस होता है। वेगल डांस क्या बताता है आपको, वो बताता है आपको डायरेक्शन एंड डिस्टेंस ऑफ फूड। ध्यान रखना, वेगल डांस है वो बताता है आपको क्या, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस ऑफ फूड। अगला है कि राउंड डांस इंडिकेट्स, तो राउंड डांस आपको क्या बताएगा, वो बताएगा आपको फूड सोर्स कितनी दूर है, नियर ए फूड सोर्स। अब समझना, एक तो आपके पास राउंड डांस, ठीक है, ये बताता है आपके फूड पास में हो तो फूड नियर, मतलब 50 से 100 मीटर तक। और ये सर्कुलर मूवमेंट होता है, एक राउंड है ना सर्कुलर। एक होता है आपके पास वेगल डांस, ठीक है। वेगल डांस के अंदर क्या होता है कि ये अगर फूड आपका फार फ्रॉम 100 मीटर है तो उसके लिए काम आएगा वेगल डांस, और ये आपको डिस्टेंस भी बताएगा प्लस डायरेक्शन भी। और इसमें जो स्ट्रक्चर बनती है उसके मूवमेंट की, वो एक एट लाइक स्ट्रक्चर होती है, एट जैसा फिगर। तो ये ध्यान रखना है। तो अगर पूछे कि वेगल डांस, तो वो डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों बताएगा। अगर पूछे राउंड डांस, तो वो सिर्फ आपको बताएगा फूड कितना दूर है, नियर ए फूड सोर्स। तीसरा है डिवीजन ऑफ लेबर इन हनी बी एग्जाम्पल ऑफ। तो हनी बी के अंदर जो लेबरल सिस्टम होता है, ठीक है, उसको बांटा रहता है, सबका काम अलग अलग। तो किसका पैटर्न है ये, सोशल बिहेवियर का। चौथा है वेगल डांस डिस्कवर बाई, तो हनी बी के अंदर इसकी बात करें तो वो क्रेडिट जाता है आपके कार्ल वन फ्रिस को। नंबर 5 देखो, लर्निंग इन एनिमल्स विच एनिमल्स सोल्व ए प्रॉब्लम सडनली विदाउट ट्रायल एंड एरर। ठीक है, बिना किसी ट्रायल एंड एरर के जो लर्निंग होती है उनके अंदर, वो होती है आपकी इनसाइट लर्निंग, हाथों जो सडन होती है, ठीक है, उसको अपन बोलेंगे क्या, इनसाइट लर्निंग। ये ध्यान रखना है। और किसने दिया था कॉन्सेप्ट, कोहलर ने। छठा है एनिमल दैट मैक्सिमाइज एनर्जी इनटेक वाइल मिनिमाइज सर्च टाइम फॉलोज। मतलब एक आपकी थ्योरी है ऑप्टिमल फॉरेजिंग थ्योरी। इसका मतलब ये है कि आप मैक्सिमम एनर्जी गेन करो, ठीक है, जब आप फूड सर्च करते हो उस टाइम पे, ठीक है, जहाँ पे टाइम कम हो उस टाइम पे आपको एनर्जी ज़्यादा गेन है, मतलब टाइम वगैरह इन्वेस्ट उसमें कम करना है। तो वो कॉन्सेप्ट आपका ऑप्टिमल फॉरेजिंग थ्योरी। सातवां है विच बिहेवियर इन्वॉल्व इग्नोरिंग ए हार्मलेस रिपीटेड स्टिमुलस। दैट मीन्स मैं आपको ये बोलूँ कि आपको फ़ोन करूँ कि अपने को बाहर चलना है, कुछ खाना खा के आएंगे, कुछ घूम के आएंगे। तो मैंने पहले दिन फ़ोन किया, आप चले गए। मैंने दूसरे दिन फ़ोन किया, आप आ गए। 30 दिन किया, आप आ गए। लेकिन चौथे दिन मैंने कॉल किया, फिर आप नहीं आए, ठीक है। दैट मीन्स मैंने फ़ोन किया और उस टाइम पे ये कंडीशन थी कि फ़ोन करने पे वो जो आपके सेम रिपीटेड जो आपको रिवार्ड मिलने वाला था वो नहीं मिल रहा था, ठीक है। जैसे छोटा बच्चा है, उसको आप कुछ भी ऐसे बार बार बुलाओगे, लेकिन उसको कुछ आप दोगे, लेकिन दोबारा उसको बुलाया और आपने कुछ नहीं दिया, तो क्या उस पर रिएक्शन देना वो बंद कर देगा, ठीक है। हार्मलेस रिपीटेड स्टिमुलस पे, तो वो आता है आपका हैबिचुएशन के अंदर, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो सातवें के अंदर क्या है, सी हैबिचुएशन। यहाँ पे वर्ड ध्यान रखना है, इग्नोर करेगा हार्मलेस रिपीटेड स्टिमुलस। आठवां है पेरेंटल इन्वेस्टमेंटल थ्योरी, ये दी थी आपके ट्राइवर्स ने। ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 9 देखो, फाइंड आउट द इनकरेक्ट अबाउट पेरेंटल केयर। आपको यहाँ पे इनकरेक्ट बताना है। गैस्ट्रिक ब्रूडिंग फ्रॉग इज रियोबैट्रिकस, ठीक है। जो गैस्ट्रिक ब्रूडिंग है वो किसके अंदर होती है, फ्रॉग में, वो आपका रियोबैट्रिकस। सही बात है। मैक्सिमम पेरेंटल केयर इज प्रोवाइडेड बाय रेप्टाइल्स, नहीं, रेप्टाइल के अंदर तो बहुत कम है, तो ये गलत हो गया। एग आर कैरिड इन वोकल सैक बाय राइनोडर्मा डार्विनी। राइनोडर्मा डार्विनी है, उसके अंदर एग है, वो वोकल सैक में रहेंगे। सो ये भी सही बात है। सो मतलब आपका गलत पूछा है, तो स्टेटमेंट बी यहाँ पे गलत हो गया। करेक्ट आंसर विल बी सेकंड नंबर। 10वां है डेप्रीवेशन सिंड्रोम वाज स्टडीड बाय। सो जो डेप्रीवेशन सिंड्रोम है
इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि मतलब आप किसी बच्चे को कभी भी सोशल इंगेजमेंट के अंदर अगर उसको इन्वॉल्व नहीं होने देते, उस पर केयर वगैरह अच्छी नहीं होती, तो वो क्या थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है उन चीज़ों के लिए, ठीक है। तो उसको बोलते हैं डिप्रेशन सिंड्रोम। तो ये दिया था आपके हार्लो ने, ठीक है। मतलब किसी की ज़्यादा केयर नहीं होगी, ज़्यादा ध्यान नहीं रखोगे, नोटिस नहीं करोगे, तो वो बच्चा फिर क्या उस चीज़ों में वैसा हो जाता है, तो उसको बोलते हैं डिप्रेशन सिंड्रोम। 11 नंबर है विच एम्फीबियंस कैरी एग ऑन हैंड लिम्स। हैंड लिम्ब के ऊपर जो एग लेके जाते हैं तो उसको बोलते हैं अपन, कौन सा है, एलाइटस मिडवाइफ टोड है आपका, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पेरेंटल केयर। पेरेंटल केयर के बारे में बताना है। पेरेंटल केयर इंक्रीज द सर्वाइवल ऑफ ऑफस्प्रिंग, करेक्ट है। अपसेंट इन मोस्ट फिश नहीं है, मोस्ट फिश में अपसेंट नहीं हो सकता क्योंकि माउथ ब्रीडिंग वगैरह तो है ही, माउथ ब्रीडिंग तो, ठीक है। इट इज़ वेल डेवलप्ड इन प्राइमेट्स, प्राइमेट्स में है, तो स्टेटमेंट 1 और 3 यहाँ पे करेक्ट है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 13 देखो विच इज़ नॉट ए टाइप ऑफ फ्लेक्सिबल लर्निंग। तो जो इम्प्रिंटिंग है वो फ्लेक्सिबल लर्निंग नहीं है, यह ध्यान रखना है। 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, और ये आरपीएससी का पीवाईक्यू है। 14 है एक्सपेरिमेंट ऑफ लर्निंग इन फिलांथस ट्रायंगुलम। ये एक वॉस्प होता है, इसके ऊपर जो लर्निंग का एक्सपेरिमेंट किया था वो किया था आपके टिन वर्जन ने, ध्यान रखना है। जो वास्प आपके फिलांथस ट्रायंगुलम, ठीक है, उस पर जो लर्निंग एक्सपेरिमेंट किया था वो किया था आपके टिन वर्जन ने। नंबर 15 देखो फाइंड आउट द इनकरेक्ट अबाउट सोशल ग्रुप इन लॉयंस। लॉयन का जो सोशल ग्रुप है वहाँ से आपको उसकी करेक्ट बातें बतानी है। प्राइड ऑफ लॉयंस, लॉयंस की जो ग्रुप होता है उसका कम्युनिटी वगैरह उसको बोलते हैं अपन प्राइड। प्राइड ऑफ लोयंस कंपेरेज फ्यूर देन 10 इंडिविजुअल्स, नहीं, लोयन की जो कॉलोनी है प्राइड है उसके अंदर 10 से ऊपर होते हैं, तो ये लाइन गलत है। लोयंस फॉलो मैट्रियार्चल सिस्टम, सही बात है। ग्रोइंग मेल्स लीव द नेटल ग्रुप, सही बात है। एडल्ट मेल डू नॉट एक्टिवली इन्वेस्ट इन रेयरिंग द यंग वंस, जो भी एडल्ट मेल है वो बच्चे पालने में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं होते, उसमें एक्टिव नहीं रहते। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, बाकी तीनों सही है। कि जो लोयन का ग्रुप है जिसको बोलते हैं प्राइड, उसके अंदर 10 से ज़्यादा मेंबर्स होते हैं। फर्स्ट नंबर करेक्ट। 16 है optimal flock size is a size that maximize foraging success while minimize interference and vigilance to some extent। ये थ्योरी किसने दी थी आपके, जो फॉरेजिंग सक्सेस के लिए वो दी थी आपकी क्रेप्स और डेवियस ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, क्योंकि इथोलॉजी के अंदर मोस्टली आपके कॉन्सेप्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं हमेशा। अगला है द इफेक्ट ऑफ एन अर्ली एक्सपीरियंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एज एट विच इट अकर्स। मतलब जो एक्सपीरियंस है अर्ली लाइफ का वो प्रोपोर्शनल है कि वो एज के किस फेज के दौरान उत्पन्न हुआ था। तो ये कॉन्सेप्ट दिया था आपके किसने, हेब ने, ध्यान रखना। 16 नंबर, 17 नंबर, 18 नंबर तीनों क्वेश्चन के आपको इथोलॉजिस्ट के नाम ध्यान रखने हैं। 80 नंबर क्वेश्चन है फूड इम्प्रिंटिंग इन चिक्स। चिक्स के अंदर जो फूड इम्प्रिंटिंग है वो डिस्कवर की थी आपके एकार्ड हैस ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। 19 की बात करें, द विस्कॉन्सिन जनरल टेस्ट अपरेटस इज यूज्ड फॉर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विस्कॉन्सिन जनरल टेस्ट अपरेटस यूज किया जाता है प्राइमेट्स के अंदर जो लर्निंग डिस्क्रिमिनेशन है उसके लिए। सो डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग इन प्राइमेट्स, इंपॉर्टेंट है। 20 है द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द डांस लैंग्वेज ऑफ हनी बी। तो कार्ल फिश, पहले भी आया था क्वेश्चन। 21 देखो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हनी बी कम्युनिकेशन, ठीक है, यहाँ से बताना है करेक्ट। रेगल डांस कम्युनिकेट डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ फूड, सही बात है। राउंड डांस इंडिकेट नियर फूड सोर्स, सही बात है। कार्ल फिश डिस्कवर्ड डांस लैंग्वेज, सही बात है। सो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। 22 देखो ड्रोन्स डेवलप फ्रॉम, ठीक है। सो ड्रोन्स कहाँ से डेवलप होते हैं, आपके अनफर्टिलाइज एग से। क्योंकि फर्टिलाइज से तो कौन होता है, फीमेल है, जिसके फीमेल के अंदर आपकी क्वीन भी हो सकती है, वर्कर भी है। लेकिन जो अनफर्टिलाइज है, अनफर्टिलाइज से होते हैं मेल, जो होते हैं ड्रोन। 23 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, वर्कर बी आर स्टाइल फीमेल, ठीक है, सही बात है। ड्रोन्स आर मेल बीज, क्वीन बी लेज फर्टिलाइज एंड अनफर्टिलाइज एग। ये लाइन ध्यान रखनी है, क्वीन बी फर्टिलाइज भी एग देगी और अनफर्टिलाइज भी, क्योंकि फर्टिलाइज से फीमेल बनेगी चाहे वो क्वीन हो या फिर वर्कर हो, और अनफर्टिलाइज से बनेंगे आपके मेल जो होंगे आपके ड्रोन। सो तीनों की तीनों स्टेटमेंट यहाँ से सही है। 24 ड्रोन बीज फंक्शन, ड्रोन बी का काम क्या होता है, मेटिंग विथ
क्वीन ड्यूरिंग नपचल फ्लाइट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 25 क्वीन टर्माइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो उसका काम है एग लेइंग का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 26 सोल्डर टर्माइट फंक्शन, तो उसका काम क्या है, डिफेंस का, जो कॉलोनी को प्रोटेक्ट करेगा, कॉलोनी प्रोटेक्शन। 27 टर्माइट डाइजेस्ट सेलुलोज ड्यू टू, तो जो ट्राइकोनिम्पा है सिम्बायोटिक प्रोटोजोन्स उसके द्वारा। 28 कम्युनिकेशन इन टर्माइट इज मेनली बाई, तो कम्युनिकेशन तो मोस्टली फिरोमेंस के द्वारा ही होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 29 मंकी एग्जिबिट, तो मंकी क्या होता है, लर्निंग और इंटेलिजेंसी के अंदर दोनों चीज़ें वो शो करता है, क्योंकि मंकी को आप जब भी देखोगे तो उसको देख के लगता है कि ये एडवांस लर्निंग एबिलिटी एक तो इसके अंदर, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है वो, और शोइंग इंटेलिजेंसी, स्ट्रॉन्ग सोशल बिहेवियर, तो ये लाइन आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन नंबर बी। 30 है ग्रूमिंग बिहेवियर। ग्रूमिंग होता है ना, जैसे आप बंदरों को देखते हो वो एक दूसरे के सर से जों वगैरह निकालते रहते हैं, क्लीनिंग करते हैं, ठीक है, तो एक तरह का दिखाता है सोशल बॉन्डिंग को। 31 है डोमिनेंस हायरार्की इज कॉमन इन, तो ये होती है आपकी मंकीज वगैरह के अंदर, ठीक है, जो ऑर्डर है उसको मेंटेन रखते हैं उसको बोलते हैं डोमिनेंस हायरार्की मंकी के अंदर। 32 है लर्निंग इन मंकीज इंक्लूड, तो वो होती है आपकी इनसाइट लर्निंग, और इनसाइट लर्निंग मतलब विदाउट ट्रायल एंड एरर। 33 इम्प्रिंटिंग इज मेनली स्टडीड इन, तो होते हैं बर्ड्स के अंदर, ध्यान रखना स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर बी। 34 लोइन्स लिव इन ग्रुप्स कॉल्ड, तो वो क्या लाता है प्राइड, अभी बात की थी जो लोइन का ग्रुप होता है प्राइड, उसके अंदर 10 से ज़्यादा मेंबर होते हैं। 35 हंटिंग इन लोइन्स इज मेनली डन बाई फीमेल के द्वारा, ध्यान रखना हंटिंग होगी मोस्टली फीमेल के द्वारा, क्योंकि मेल टेरिटरी डिफेंस करते हैं। 36 है मेल लोइन्स मेनली फंक्शन डिफेंस ऑफ टेरिटरी। 37 सोशल स्ट्रक्चर इन लोइन्स शो, तो वो कोऑपरेटिव बिहेवियर शो करते हैं, ग्रुप में रहते हैं, ग्रुप हंटिंग होती है, कोऑपरेटिव बिहेवियर। 38 फिक्स्ड एक्शन पैटर्न इज, जो फेप है वो आपका क्या है, इंस्टिंक्टिव बिहेवियर, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फेप होता है वो प्री प्रोग्राम होता है, और ये ट्रिगर्ड होता है किसके द्वारा, साइन स्टिमुलस के द्वारा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है, तो ध्यान रखना है फेप है वो एक प्री प्रोग्राम होता है जिसके अंदर वो ट्रिगर होता है आपके किसी स्पेसिफिक स्टिमुलस के द्वारा, जिसको बोलते हैं साइन स्टिमुलस। सो फेप इज ए इंस्टिंक्टिव बिहेवियर। 39 इम्प्रिंटिंग अकर्स ड्यूरिंग, तो एक क्रिटिकल पीरियड होता है, क्रिटिकल पीरियड का आप ऐसे समझ सकते हो कि कोई भी जो स्पेसिफिक जो शॉर्ट फेज होता है अर्ली लाइफ का, उसके अंदर कुछ चीज़ें सीख जाता है उसके बाद नहीं सीखता, तो उसको बोलते हैं क्रिटिकल पीरियड, और ये इम्प्रिंटिंग उसी टाइम पे होती है। 40 है क्लासिकल कंडीशनिंग इज एसोसिएटेड विथ, तो किसने दिया था आपके कॉन्सेप्ट, पावलोव ने। क्लासिकल कंडीशनिंग का मतलब ये होता है कि कोई भी दो स्टिमुलाई के बीच के एसोसिएशन है वो लर्निंग आपकी कहलाती है क्लासिकल कंडीशनिंग, ठीक है। 41 ऑपरेंट कंडीशनिंग इज गिवन बाय, ठीक है, तो ये भी बताना है कि आपके स्किनर ने, ठीक है, एक तो थी आपके पास क्लासिकल कंडीशनिंग जो होती है किसी दो स्टिमुलाई के बीच में, और एक होती है आपके ओपेरेंट, तो ओपेरेंट वाली होती है आपके रिवार्ड और पनिशमेंट बेस्ड, रिवार्ड एंड पनिशमेंट बेस्ड। 42 है माउथ ब्रीडिंग अकर्स इन, तो ये होती है आपके टिलापिया के अंदर, ठीक है, माउथ ब्रीडिंग का ध्यान रखना किसके अंदर है, टिलापिया के अंदर, माउथ ब्रीडिंग अकर्स इन टिलापिया। नेस्ट बिल्डिंग इन फिश सीन इन, तो ये होती है आपके स्टील बैग के अंदर, जो मेल स्टील बैग है उसके अंदर, मेल स्टील बैग शो नेस्ट बिल्डिंग एंड गार्डिंग, दोनों क्वेश्चन सेम है। 43 44 फोम नेस्ट बनाता है आप कौन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ भी है, ठीक है, जो रेकोफेरस है उसके अंदर फोम नेस्ट होता है, जो नेस्ट बनेगा वो फोम से बनेगा। 46 एग कैरीड ऑन बैक, बैक के ऊपर अंडे लेके कौन कैरी करता है, कौन ले जाता है, तो उसका ध्यान रखना है, वह आपका पाइपा, ठीक है।
कैरिड ऑन बैक ऑफ फीमेल, ध्यान रखने से बात करें। 47 पेरेंटल केयर इन प्राइमेट्स, हाईली डेवलप्ड है प्राइमेट के अंदर। 48 इन्फेंट कैरिंग इज कॉमन इन, ये भी प्राइमेट्स के अंदर है। दोनों सिंपल सिंपल क्वेश्चन। 49 अच्छा मिस हो गया। 50 है यूज सोशलिटी इंक्लूड्स, तो ओवरलैपिंग जनरेशन है, डिवीजन ऑफ लेबर है, कोऑपरेटिव ब्रूड केयर, दैट मीन्स ऑल आर करेक्ट। 51 साइन स्टिमुलर ट्रिगर्स, तो वो करता है आपके एफ को ट्रिगर्स। लास्ट क्वेश्चन है हैबिचुएशन, डिक्रीज रिस्पॉन्स टू रिपीटेड स्टिमुलस, मतलब बार बार कोई आप स्टिमुलस दोगे जिससे सामने वाले को कोई बेनिफिट नहीं होगा तो उसकी तरफ देखना बंद कर देगा, उसको इग्नोर करेगा। सो डिक्रीज रिस्पॉन्स टू रिपीटेड स्टिमुलस। तो ये थे आपके इथोलॉजी के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्वेश्चंस, थ्योरी सारी इसके अंदर आपकी रिवाइज हो गई आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी एग्जाम के लिए। टूल एंड टेक्निक के वीडियो देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो। अगली यूनिट कौन सी करवानी है मैराथन के लिए तो एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना, क्योंकि आपकी इथोलॉजी हो गई है, ठीक है, मॉलिक्यूलर बायो की थ्योरी हो गई, टूल एंड टेक्निक हो गई, टेक्सोनॉमी वाला पार्ट पहले करवा दिया। अब आगे बता देना कि मॉलिक्यूलर बायो के क्वेश्चंस करवाने हैं या फिर ह्यूमन फिजियो के या फिर सेल बायो के, ठीक है, या बायोटेक वाला पार्ट करवाना है, कमेंट बॉक्स में बता देना। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए जोन ऑफ लाइफ साइंस जो अपना ऐप है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, वहाँ जाके टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो। आपके टॉपिक वाइज टेस्ट है उसके अंदर, फुल लेंथ टेस्ट भी अभी आने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।